आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है एक जंगल आदमियों का। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक जंगल आदमियों का। उसने पतीली का ढक्कन खोल कर देखा, सुगंध तो ठीक ही दे रहे थे। अब साहब बहादुर को पसंद आ जाए तब है ना। हूँ अब जैसे भी बने हो, उसने कहा और साड़ी बदलने चली गई। सच क्या जिंदगी हो गई है, नीता ने सोचा। एक साधारण स्त्री की तरह वह रसोई में कैद होकर रह गई है। सुबह की चाय, दिन का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, बस इसी धुरी पर घूम रही है वह आजकल। इसके सिवा करने के लिए दुनिया में जैसे कुछ शेष ही नहीं है। किचन से इतना लगाव उसे कभी नहीं रहा। अब तो जैसे एक जुनून सवार हो गया है। रेडियो से, पत्रिकाओं से सीख कर रोज कुछ न कुछ अल्लम गल्लम पकाती रहती है। और पकाते वक्त एकदम जान सांसत में रहती है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, नहीं तो समीर उसे बख्शेंगे नहीं। समीर सचमुच बहुत प्रखर आलोचक हैं, छूटते ही कह देंगे, क्या बात है मैडम, सांबर में तो मिर्ची आज पंचम सुर में बोल रही है। भाई वो कल के ब्रेड ठीक से सिके तो थे नहीं, रात भर पेट में आड़ा चौताला बजाते रहे। शुरू शुरू में वह बड़ी खुश होती थी कि कैसा रसिक पति मिला है, आलोचना भी करता है तो संगीत की भाषा में। पर जल्दी ही पता चल गया कि समीर का संगीत विषय ज्ञान बस इन्हीं दो चार शब्दों तक सीमित है। गाने का तो दूर, उन्हें सुनने तक का शौक नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी फैक्ट्री से प्रेम है या फिर गप्पबाजी से। इनसे भी समय बचता है तो जेम्स हेडली चेज की कोई पुस्तक लेकर लेट जाते हैं। रेडियो पार्श्व संगीत की तरह बजता रहता है, पर उस पर भी कभी अगर वह अपने प्रिय कलाकार को सुनना चाहें तो उन्हें गवारा नहीं। कितना अच्छा लगता है बिस्तर में लेटकर कुमार या भीमसेन को सुनना, पर समीर के मनोजगत में इन दोनों की कोई पहुंच नहीं है। तब दहेज में आया हुआ वह मर्फी का खूबसूरत सेट उसे विद्रूप सा लगता है। कभी कभी नीता को अपने माँ बाप पर इतना गुस्सा हो आता है। बस खाता पीता घर देखा, कमा हुआ और पढ़ा लिखा वर देखा, और सौंप दी लड़की, न आदतों का पता लगाया न रुचियों के बारे में पूछा। जबकि सुखी दाम्पत्य का सारा दारोमदार इनके सामंजस्य पर ही होता है। स्कूटर का परिचित हार्न सुना और उसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। समीर को दरवाजे पर प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता। दरवाजे पर स्वागत के लिए सजी संवरी पत्नी न मिले तो भी उनका मूड खराब हो जाता है। स्कूटर रुकते ही उसने आगे बढ़कर समीर का ब्रीफकेस थाम लिया, ड्राइंग रूम का पंखा ऑन कर दिया और चिट्ठियों की ट्रे सेंटर टेबल पर रखकर भीतर चली आई। वॉश बेसिन पर टॉवेल, साबुन सब यथास्थान था। राहत की सांस लेकर उसने किचन का रुख किया और गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर नाश्ता लगाने लगी। सारा सरंजाम लेकर वह बाहर निकली, तब तक समीर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। आज छोले बनाए हैं मैंने, मिसेज चोपड़ा से सीखे थे। प्लेट आगे बढ़ाते हुए उसने शर्मीले अंदाज में कहा। समीर ने प्रसन्न भाव वह पहला ग्रास लिया और बोले, भाई वह तुम्हारा तानपुरा नजर नहीं आता आजकल, वापस इंदौर छोड़ आई क्या? भीतर तक कांप गई नीता। यह बेवक्त तानपुरे का जिक्र क्यों? क्या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है? पर दूसरे ही क्षण उसकी रुकी हुई सांस फिर सामान्य हो गई, क्योंकि समीर कह रहे थे इस 26 तारीख को फैक्ट्री का एनुअल डे मना रहे हैं। सबकी इच्छा है कि उसमें तुम्हारा कार्यक्रम हो। जनरल मैनेजर ने आज मुझे खुद बुलाकर कहा है। नीता समझ नहीं पाई कि यह गर्भवती, यह पुलक उसके लिए है या जनरल मैनेजर के लिए। पर इसे नजरअंदाज करते हुए उसने उच्छ्वासित स्वर में पूछा, सच कह रहे हैं?
और क्या तुम समझती हो कि मजाक कर रहा हूँ? लेकिन वहां उतने सारे लोगों के बीच मैं गाऊंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? मैं क्या बिल्कुल औरंगजेब हूँ? और अपने इस विनोद पर वे खुद ही ठठाकर हंस पड़े। उतना खुलकर हंस नहीं पाई नीता, पर खुशी से उसका रोम रोम थिरक उठा। बस उसका मन हो रहा था कि उठे और अभी मचान से अपना तानपुरा उतार लाए, पर अभी तो रात का सारा आयोजन मुंह बाए उसके सामने खड़ा था। बहुत बेमन से उसने सारे काम पूरा किए। राम राम करके 9 बजे और समीर ने खाना खाया। उसका पेट तो आज खुशी से ही भर गया था। रात किचन को आखिरी प्रणाम करने के बाद उसने स्टूल पर चढ़कर तानपुरा निकाला, धीरे से उसका खोल उतारा और ऐसा चिपटा लिया जैसे बरसों का बिछड़ा मीत मिल गया हो। बेडरूम में ही चटाई पर बैठकर वह तारों को धीरे धीरे कसने लगी। गिलाफ के बावजूद गर्द की एक पतली परत यहाँ वहां जम गई थी। अंगुलियों में साड़ी लपेटकर उस धूल को हौले से पोंछते हुए उसने पूछा, कार्यक्रम तो रात में ही होगा ना? और क्या, दिन में तो स्पोर्ट्स वगैरह होंगे। तो मैं सोचती हूँ मारू विहाग से शुरू करना ठीक रहेगा। यमन भूपाली वगैरह तो आजकल कोई नहीं गाता। कोई जासूसी किताब पढ़ रहे थे समीर। नीता की बात सुनते ही किताब फेंक कर एकदम उठ बैठे। क्या कहा तुमने, मारू विहाग? हाँ, क्यों? अरे मैडम, आपको तानसेन समारोह में नहीं, फैक्ट्री डे पर गाना है। यहाँ विहाग सुहाग कौन समझेगा? कुछ हल्का फुल्का गाना समझी। रोनी रोनी हो आई मैं। कितने उत्साह से कितने अरसे के बाद आज तानपुरा उठाया था। सारी शाम मन में खुशी की घंटियां बजती रही थीं। अब एकदम जैसे सन्नाटा छा गया। उसकी म्यूज की डिग्री, उसके ढेर सारे इनाम उसका मुंह चढ़ाने लगे। क्या इसी दिन के लिए इतनी साधना की थी? क्या क्या भविष्यवाणियां की गई थी उसके लिए? यहाँ आकर देखे कोई। समीर के एक वाक्य से ही सब कुछ जैसे मिट्टी हो गया है। समीर तो कह सुनकर फिर अपनी पुस्तक में खो गए थे। ठीक 11 बजे उन्होंने बेड लैम्प का स्विच ऑफ किया और खर्राटे भरने लगे। नीता लेकिन रात भर सो नहीं सकी। अनछुआ तानपुरा भी रात भर चटाई पर सिसकता पड़ा रहा। दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए समीर ने पूछा, तो उन लोगों से हाँ कर दूं ना? नीता को जल्दी से कुछ जवाब भी देते न बना। जब तक वह कुछ कहने को हुई तब तक समीर का स्कूटर सड़क नापने लगा था। दोपहर के सारे कामों से निपट कर उसने सोचा, तानपुरा तो ठिकाने से रख दें, उसे क्यों धूल खाने के लिए छोड़ दिया जाए। कसा हुआ तानपुरा उतारने से पहले अनायास ही उसकी उंगलियां तारों पर फिरने लगी और उतनी ही सहजता से मिस्र कॉफी की बंदिश उसके कंठ से फूट पड़ी। पिया तो मानत नहीं, अब कौन गुनन तेरी झाऊं सखीरी। पता नहीं वह तन्मय होकर कितनी देर तक गाती रही। निठुर पिया के प्रति जितने भी गिले शिकवे थे, सब जैसे स्वरों की उंगलियां थाम कर बाहर आ गए। जब खूब जी भर कर गा चुकी तो तानपुरा नीचे रखते हुए उसे लगा कि मन एकदम हल्का हो आया और इसके साथ ही उसे एक सुखद अनुभूति हुई। अरे रात बेवजह उदास हो रही थी वह। हल्का फुल्का ऐसे भी तो गाया जा सकता है। बस यही करेगी वह, एक आध ठुमरी, एक आध दादरा, फिर शकील या गालिब की कोई गजल और अंत में मीरा या ब्रह्मानंद का एक पद, वह अर्थात भैरवी में ही होगा। और बस मन ही मन उसने 1.5-2 घंटे के कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली और रियाज शुरू कर दिया। रोज दोपहर तानपुरा लेकर बैठ जाती। तानपुरा जो पास पड़ोस के बच्चों के डर से अज्ञातवास भोग रहा था, अब शान से बेडरूम में रखा रहता। नीता की पूरी दोपहरी उसके साथ ही गुजरती। यूं तबले के बिना रियाज का कोई मतलब नहीं था। फिर भी यह दैनिक अभ्यास उसके आत्मविश्वास को बल दे रहा था। कई बार उसका मन होता अपने स्वर प्रियतम को सामने बिठाकर अपनी स्वर गंगा से नहला दे, पर अवसर ही नहीं मिलता।
समीर इन दिनों बेहद व्यस्त हो गए थे। वह रिफ्रेशमेंट इंचार्ज थे। इन दिनों पूरा वक्त यहाँ-वहाँ के चक्कर लगाने में ही बीत जाता था। पानी की व्यवस्था करनी है, म्युनिसिपैलिटी जा रहे हैं, दूध के लिए डेयरी से संपर्क साधा जा रहा है, क्रॉकरी कहाँ से आएगी, कोल्ड ड्रिंक के केटर्स कौन सप्लाई करेगा, स्नैक्स किस होटल से आएंगे, मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी। दिन भर इसी उधेड़-बुन में रहते। शाम होते-होते इतने पस्त हो जाते कि खाना खाते खाते ही बिस्तर पर जा लेटते। बेचारा हेडली पता नहीं कब से उसे छुआ तक नहीं समीर ने। उनकी यह भाग-दौड़ देखकर नीता को उन पर प्यार हुआ था, ममता हुआ थी। कार्यक्रम वाले दिन तो समीर सुबह से ही निकल गए थे। स्टाफ की स्पोर्ट मीट जो थी, कई महिलाएं भी दर्शक बनकर जा रही थी पर नीता नहीं गई। दिन भर धूप और धूप में बैठकर वो अपने गले का कबाड़ा नहीं चाहती थी। सुनो, समीर ने जाते वक्त कहा, तुम ठीक 6 बजे तैयार रहना। मैंने शर्मा लोगों से कह दिया है, वे तुम्हें लेते आएंगे। और हाँ डियर, मेरा सूट भी लेती आना। ये कपड़े तो दिन भर में बिल्कुल मिट्टी हो जाएंगे। मैं क्या पहनूं? उसने प्यार से पूछा। कुछ भी पहन लो यार, इतनी साड़ियां तो हैं, समीर ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इतना बुरा लगा नीता को। यहाँ पड़ोस में भी जाना होगा तो 100 सुझाव देंगे। और आज फिर उसने मन को समझा लिया, ये बातें इतनी जल्दी में थोड़े ही बताई जाती हैं। रात में ही पूछ लेती तो ठीक रहता। वह अपनी अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। सच तो कहते हैं वे, ढेर सी साड़ियां हैं उसके पास, पर सब जैसे पुकार पुकार कर कह रही हैं कि वे नई नवेली वार्डरोब है। इतने लाउड कपड़े पहनकर कोई स्टेज पर जा सकता है? बहुत सोच विचार कर उसने प्याजी रंग की एक चंदेरी साड़ी तय की। उससे मेल खाती चूड़ियां, पर्स, बालों का ढीला सा जुड़ा, जूड़े में टका हुआ एक पीला गुलाब। बस शाम को ठीक 6 बजे शर्मा जी की कार ने हार्न दिया। वह तो तैयार ही थी, ताला डालकर चट से बाहर निकल आई। क्या यह भी साथ जाएगा? मिसेस शर्मा ने तानपुरे को देखकर पूछा। जी, वो मेरा प्रोग्राम है ना आज, उसने विनम्र स्वर में उत्तर दिया। पर मन ही मन उस समय अपने को इन तमाम अफसर बीवियों में श्रेष्ठ समझ रही थी। मिसेस समीर, हमें नहीं मालूम था कि आप सितार भी बजाती हैं। इट इज ए प्लीजेंट सरप्राइज, शर्मा जी ने सामने लगे कांच में उसे देखते हुए कहा। जी, ये सितार नहीं तानपुरा है, उसने मिमिया कर कहा, पर गाड़ी की घरघराहट उसकी आवाज को लील गई। पूरे रास्ते वह गुमसुम सी बैठी रही। फैक्ट्री उस शाम दुल्हन सी लग रही थी। मंडप, स्वागत द्वार, बिजली की रंगीन मालाएं, एकदम शादी का सा माहौल था। लाउड स्पीकर उतनी ही निर्ममता से चीख रहा था। गाड़ी से उतरकर शर्मा परिवार तो अपने परिचितों की भीड़ में खो गया। वह बदहवास सी वहीं खड़ी रह गई। समीर का दूर दूर तक पता नहीं था। उस भीड़ भरे माहौल में यूं तानपुरा लेकर खड़े रहना बड़ा अजीब सा लग रहा था। पर इसी तानपुरे ने उसकी पहचान बनाई। एक नाटा सा मोटा आदमी हाँफते हुए उसके पास आया। आप मिसेस समीर हैं ना? जी, मैं बतरा हूँ, एंटरटेनमेंट इंचार्ज, आइए मेरे साथ। बतरा उसे जहाँ ले गया और शायद स्टेज का पिछला भाग था। कनातों द्वारा ग्रीन रूम बनाया गया था, जहाँ से घुघरियों की आवाज, लड़कियों की खिलखिलाहट और बड़ों की डांट डपट सुनाई दे रही थी। क्या डांस वगैरह भी है? उसने पूछा। जी हाँ, मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ ना अभी। और बत्रा ने उसके हाथ में एक साइक्लोस्टाइल पर्चा थमा दिया। बाप रे, पूरे 15 आइटम थे। लग रहा था किसी स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। कव्वाली से लेकर गरबे तक सारे कार्यक्रम उसमें थे। आपका आइटम 7वां है, बत्रा ने बताया। उसने देखा प्रहसन और कथक नृत्य के बीच में सैंडविच बनाकर उसका कार्यक्रम रखा हुआ था। ऐसे में क्या गाऊं पाऊंगी मैं? उसने रोनी सी आवाज में कहा। क्यों, आपको 20 मिनट दे रहे हैं ना? ऐसा है ना मैडम, सबको चांस देना पड़ता है। फिर भी सबको 5-7 मिनट से ऊपर नहीं दिए। पर आपका क्लासिकल आइटम है ना, इसलिए 20 मिनट दे रहे हैं। बतरा इस अंदाज से कह रहा था जैसे 20 मिनट नहीं, 20 घंटे दे दिए। नीता का मन हुआ कार्यक्रम का वह कागज उसके मुंह पर फेंक मारे और कह दे कि मैं इस 20 मिनटों को की भीख मांगने नहीं आई थी।
जनरल मैनेजर ने खुद प्रपोजल भेजा था, इसलिए वह आई थी। लेकिन बतरा से यह सब कहने का क्या लाभ था? समीर सामने होते तो उन्हें ऐसे आड़ों हाथों लेती कि बस, पर उनका कहीं पता ही नहीं था। राम राम करके वह उबाऊ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अतिथि आगमन, माल्यार्पण, स्वागत गीत, स्वागत भाषण, फैक्ट्री का इतिहास। वह सुनती रही और उबासियां लेती रही। इसी बीच समीर आकर अपना सूट ले गए थे। जाते हुए उसे गुड लक कहना भी नहीं भूले थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, वह नर्वस हुई जा रही थी। छठे नंबर पर जब प्रहसन प्रारंभ हुआ तो वह हारमोनियम और तबले के साथ सुर मिलाने के लिए स्टेज के पीछे चली गई। बाहर ठहाके गूंजते रहे और वह बेवजह से बेसुरी होती जा रही थी। जिस समय उसका नाम अनाउंस हुआ, तब तक उसका मूड बिल्कुल हवा हो चुका था। बाहर बतरा उसकी तारीफ के पुल बांध रहा था और स्टेज पर बैठी वो अपने को समीर को कोस रही थी। तो सुनिए नीता, समीर से पहले एक गीत। ननदिया काहे मारे बोल। गीत, उसने चौंक कर कहा, पर तब तक पर्दा उठ चुका था। हार कर उसने तानपुरे के साथ अपना सुर मिलाया और ठुमरी छोड़ दी। अपनी इस प्रिय बंदिश को उसने बड़ी ही नजाकत के साथ उठाया। बड़े ही सधे अंदाज में उसने शब्दों में स्वरों के रंग भरने शुरू किए। फिर भी उसे लगा कि श्रोताओं पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। स्तब्धता पहले फुसफुसाहट में और फिर शोर में बदलती जा रही थी। हार कर उसने इतने अच्छे ढंग से उठाई हुई चीज को बड़ी बेतरतीब से समेटा और चुप हो गई। कोई गजल उठा लीजिए, संगतकारों ने सहानुभूतिपूर्ण सुझाव दिए। उसने कृतज्ञ भाव से उन्हें देखा और गालिब की यह चीज शुरू की। प्रयास किया, शब्दों की सही फेंक, सुरों की मीनाकारी, लयकारी का संयत प्रयोग। कहीं कुछ कमी नहीं थी। संगतकार भी अस्फूर्त दाद दे रहे थे, फिर भी लग रहा था कि बात कुछ बनी नहीं। तभी एक प्रस्ताव हुआ। उसने गजल समाप्त की ही थी कि सामने वाली पंक्ति से एक झबरे वालों वाली मैक्सी उठकर स्टेज तक आई और बोली, कोई गजल सुनाइए। नीता की सहनशक्ति जैसे जवाब दे गई, अभी तक मैं गजल नहीं तो क्या कव्वाली गा रही थी। वह एकदम फट पड़ी। उसे भान ही नहीं रहा कि उसकी आवाज माइक से होकर सारे पंडाल में गूंज गई। मैक्सी पैर पटकते हुए बाहर निकल गई और देखते ही देखते सामने की 8-10 कुर्सियां खाली हो गईं। इस नाटक को अनदेखा कर वह ब्रह्मानंद का एक पद शुरू करने जा रही थी कि पर्दा गिर पड़ा। बाहर बतरा अगले आइटम की घोषणा कर रहा था। अपमान से तिलमिला उठी वह। उसी आवेश में स्टेज से उतरी तो सीधे बाहर निकल आई। एक ऑटो रिक्शा किया और घर चली आई। उस समय वह रोष से इतनी भरी हुई थी कि उसे यह भी भान नहीं रहा कि रात हो चुकी है। रास्ता एकदम सुनसान है। उसे रिक्शे पर यूं अकेले नहीं आना चाहिए। घर पहुंचकर भी उसे चैन नहीं था। पिंजरे में बंद घायल शेरनी की तरह वह कमरों में चक्कर काटती रही। समीर की प्रतीक्षा करती रही। क्यों ले गए थे वे उसे उन जंगली लोगों के बीच, क्यों ले गए थे? समीर लौटे तब रात का 1 बज चुका था, पर नीता के गुस्से का उबाल उतना ही ताजा था। बस समीर के भीतर आने भर की देर थी, विस्फोट होने को ही था। और विस्फोट हुआ भी, पर वह नीता के नहीं, समीर ने किया। पंडाल से उठाकर लाया हुआ तानपुरा उसके सामने पटक कर वे चीखे, आग लगा दो इसे और अपने सर्टिफिकेट्स को। 2 गाने ढंग के नहीं गा सकी तुम, मेरी इज्जत कचरा करके रख दी। और वहां इतना दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली न हुआ है, ये वो लफ्ज जो शर्मिंदे मानी न हुआ। अपनी ओर से उसने महाकवि के अमर शब्दों में प्राण फूंकने का पूरा प्रयास किया था। फिर तुम्हें 30 मार खां बनने की क्या जरूरत थी? जानती हो वह जनरल मैनेजर की लड़की थी। कहीं मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। प्रमोशन लिस्ट में तीसरा नंबर था,
पर अब सालों तक एड़ियाँ रगड़ता रहूँगा और वह भी सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। वह देर तक चीखते रहे, पैर पटकते रहे, बाल नोचते रहे और उन्हें सहमी निगाहों से देखते हुए नीता सोचती रही, आदमियों के इस जंगल में कहाँ से आ गई वह? क्यों आ गई? और अंतिम इन्हीं शब्दों के साथ मालती जोशी जी द्वारा लिखी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।